हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह रेडी हो चुकी हूँ बिकॉज़ मुझे जाना है आज वैभव के स्कूल में। अब वैभव के स्कूल में मीटिंग है पेरेंट। तो वैभव तो जैसे कि सुबह ही जा चुका है स्कूल, तो मैं भी जा रही हूँ और वहाँ जा कर के ही पता चलेगा कि किस तरह की मीटिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट वैभव के स्कूल में। तो फ्रेंड्स, फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं वैभव के स्कूल में और देखिए सारे पेरेंट्स भी पहुंच चुके हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स आए हुए हैं। वैसे 6 to 12 जैसे कि सभी को बुलाया था उस हिसाब से अभी कम ही आए हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारे पेरेंट्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फ़िलहाल बाहर ही खड़े हैं। कुछ पेरेंट्स उधर भी खड़े हैं और कुछ अभी आ रहे होंगे, टाइम हो ही रहा है आने का। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लिए परमिशन मिल चुकी है और फिलहाल मैं पेरेंट्स का आप लोगों को बता दूं, ये देखिए काफ़ी सारे पेरेंट्स आ चुके हैं और काफ़ी सारे पेरेंट्स आएंगे। पीछे बहुत सारी सीट्स अभी खाली हैं और बाहर कॉफ़ी मतलब चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम भी था, लेकिन हमने ली नहीं। तो ज़रूर देखिएगा कि मतलब यहाँ पे हमने किस मकसद के लिए इनवाइट किया है। तो आप लोगों को वीडियो देख कर के ही पता चलेगा, तो आप कंटिन्यू वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सकता है उसमें आप लोगों को भी कुछ नॉलेजेबल चीज़ पता चले। क्योंकि मैं अभी 7 महीना हो गया स्कूल ज्वाइन करते हुए। मैं 7 महीने के अंदर मैं स्टडी कर ली, पेरेंट्स की क्या ज़रूरत है, स्टूडेंट्स के लिए क्या ज़रूरत है और टीचर्स के लिए क्या ज़रूरत है, ये सब स्टडी करते हुए मुझे एक कंक्लूजन मैंने किया कि आप लोगों को भी थोड़ा इसी तरह का वर्कशॉप कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस ज़माने में अभी ये कौन सा ज़माना है, कौन सा ज़माना है? इसके बिना आप और हम नहीं जी पा रहे हैं। 20 साल के पहले ये नहीं था ना, फिर भी हम लोग जी रहे थे बहुत खुशी से। सो इसलिए मैम यहाँ है, बिना में टाइम वेस्ट करते हुए ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। मैम इतना एक्सपीरियंस्ड हैं ये फील्ड में, उनको 30 साल से मैम स्टूडेंट्स को काउंसिल करना, इसी तरह का वर्कशॉप कंडक्ट करना, टीचरों को, पेरेंट्स को, भिन्न भिन्न वर्ग लोगों के लिए वर्कशॉप कंडक्ट करना, उनका काफ़ी अनुभवी है। पहले फर्स्ट ग्रुप में मैम ने सिस्टमेटिकली उनके बारे में समझाई थी, लेकिन आप खुद अनुभव करेंगे, उनका वर्कशॉप से अनुभव करेंगे, समझ में आ जाएगी ये मैम कैसी हैं, कितना अनुभवी हैं इस फील्ड में। क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये कुछ मैम पुनः एक बार हमारे बीच में आपको स्वागत है। I hope this workshop is going to be very effective for you. Okay? Have a good time. Thank you, sister, for calling me here. Thank you to the management and thank you to the Pearson Publication who has invited me here. तो पेरेंट्स कुछ 2 लाइन में जिन पेरेंट्स ने पहला सेशन अटेंड किया उनसे पूछना चाहूँगी, आपका सेशन का एक्सपीरियंस क्या था? हमें बहुत अच्छा लगा पहला सेशन, इसलिए हम दूसरे सेशन के लिए भी रुके हैं। प्लीज हम आपको ही सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा, सभी की तरफ से थैंक यू बोलेंगे मैम। सीट कम हो जाए हमें पता नहीं था कि इतना अच्छा होगा, लेकिन हमने कहा आज बच्चों के लिए तो टाइम निकालेंगे। कैसे उनको मतलब तो लगा कि मतलब जो वक्त निकाला बहुत ही अच्छा, हमने तो हमारे बहुत ही कमाल का वक्त निकाला। सो यस, मैं ये कहूँगी कि जब मैं छोटी थी तो पेरेंट्स ने ऐसी वर्कशॉप अटेंड नहीं करी, पर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज जो मैम ने इतना समय निकाला आपको यहाँ बुलाया, इसकी जरूरत थी? ऐसी वर्कशॉप थी क्यों थी मैम? मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्यों आप चाहते थे कि ऐसा सेशन
ये पहली जनरेशन है जिसके सामने इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, टीवी, वीडियो गेम्स। हमारे समय में ये सब नहीं था। तो ये एक्सपोजर क्या है, बच्चों के लिए अच्छा भी और बुरा भी है। अच्छा और बुरा दोनों के साथ पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यदि ये मेरे हाथ में मान लो एक कागज है, मान लो एक कागज है, इसको मैं नीचे गिरा दूं तो ये कागज बहुत दूर नहीं गया। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि कागज बहुत दूर चला जाए, मे बी आकाश में उड़ जाए या इस क्लास के बाहर पहुंच जाए? मैं क्या करूं कि ये कागज जो है ये आकाश में पहुंच जाए, या ये कागज जो है ये दूसरी कंट्री में पहुंच जाए, यूएस में पहुंच जाए, कनाडा पहुंच जाए? मैं क्या करूं इस कागज का? क्या करूं? क्या करूं? अच्छा, कागज को हम फैक्स कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि कागज जो है ये बहुत दूर चला जाए, आसमान में चला जाए या बहुत दूर जाए। क्या करूं मैं इस कागज का? पतंग बना सकते हैं। कागज से मैं पतंग बना सकती हूँ। यही कागज, इससे मैं पतंग बना सकती हूँ, बहुत दूर उड़ जाएगी। और क्या कर सकती हूँ बेटा? मैं कागज से क्या कर सकती हूँ कि कागज आसमान में पहुंच जाए या बहुत दूर उड़ जाए? क्या कर सकती हूँ? एरोप्लेन। बना सकती हूँ। एरोप्लेन। ये हो गए थे कि क्या कहते हैं, दूसरी कंट्री में कैसे आएगा एरोप्लेन? अरे दूसरी कंट्री में मैंने कहा एरोप्लेन जाए, मैंने कहा कागज का मैं क्या करूँ? उसके बाद मैं कागज को ड्राइंग बनाऊँ, ड्राइंग को स्कैन करूँ, स्कैन करके दूसरी कंट्री में पहुँचाऊँ। फैक्स तो हो गए थे ना, वो तो एक स्कैन हो गया था। तो लेकिन इस कागज को तो वो तो माइंड में आ गया था एरोप्लेन, लेकिन आपने बोला दूसरी कंट्री में चले जाए, आसमान में पहुंच जाए, तो वो कंफ्यूज हो गए। तो कागज को एरोप्लेन बना तो बहुत दूर उड़ जाएगा। नहीं मैम, तो दूसरी कंट्री और हाँ, आसमान में अब कागज में ड्राइंग बना दो, स्कैन करो, दूसरी कंट्री में कल्पना पहुंच जा सकती है, जाएगा। कल्पना जा सकती है, कागज में जाएगा ना मैम? ये वाला कागज नहीं जाएगा, पर कागज पे कुछ लिखोगे, किताब लिख दी, वो दूर पहुंच गई दूसरी कंट्री। नहीं मैम, हमने सोचा ये वाला था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कागज से हम शेप दे सकते हैं, कागज को शेप देके हम एरोप्लेन बना सकते हैं, नाव बना सकते हैं। कागज पे पत्थर बांध के बहुत दूर फेंक सकते हैं, हवा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी किस्मत से वो कागज था, पर कागज में हमने काबिलियत भर दी और वो कागज बहुत दूर चला गया। तो एग्जैक्टली यही रोल है पेरेंट्स का। ये बच्चे कोरा कागज है ना? इस कागज में आपको शेप देनी है, यानी बच्चों की पर्सनैलिटी को शेप अप करना है, कुछ मोड़ देना है, तो ये बच्चे बहुत दूर की मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यही रोल है ना? बच्चों के अंदर कोई भी बच्चा जीरो टैलेंट के साथ बॉर्न नहीं हुआ। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसको आप कह सकते हैं तो जीरो है, हर चीज में जीरो है, नहीं है। कोई भी बच्चा जीरो नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, जंगल में शेर ने कहा ये आदमी तो भैया बड़ा ही प्रोग्रेसिव है, बड़ी उन्नति पे उन्नति कर रहा है, और हम जानवर बुद्धू के बुद्धू है, शिकारी कर रहे हैं सदियों से। उसने कहा जब कोई नया काम करेंगे, सारे जंगल के जानवर इकट्ठे कर दिए एक जगह और उनसे कहा आज तुम्हारी परीक्षा है। तो सारे जानवरों को कहा गया 4 चीजों का टेस्ट है तुम्हारा, 10 नंबर उड़ने के, 10 नंबर पेड़ पे चढ़ने के, 10 नंबर तैरने के और 10 नंबर भागने के। ठीक है? अब आपको क्या लगता है, खरगोश की बारी है और खरगोश को कहा गया पेड़ पर चढ़ो, आपको क्या लग रहा है 10 में से कितने नंबर मिले खरगोश को पेड़ पे चढ़ने के? कितने? ओ सॉरी, कितने नंबर? 0। खरगोश को कहा गया तैरो, कितने नंबर मिले? 0। खरगोश को कहा गया दौड़ो, कितने नंबर मिले दौड़ने में खरगोश को? 10 out of 10। 10 में से 10। और
खरगोश को कहा उड़ो, कितने नंबर मिले? 0। अब मछली की बारी है। मछली से कहा गया कि भैया उड़ो, मछली को 0। मछली से कहा पेड़ पे चढ़ो, 0। मछली को कहा तैरो, मछली को तो बस में से जा। अब आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे सबसे? उनमें अलग अलग टैलेंट है। किसी को उड़ना आता है, किसी को तैरना आता है, किसी को पेड़ पे चढ़ना आता है, किसी को भागना आता है। खरगोश को भागने में 10 में से 10, पर और चीजों में 0। तो इसका मतलब क्या वो खरगोश 0 है? नहीं। आप कहोगे भगवान ने सबको डिफरेंट एबिलिटीज के साथ बॉर्न किया है। बिल्कुल यही हाल आपके बच्चों का है। पर जब बच्चों की बात आती है ना, तो आप ये नहीं समझते कि हर बच्चा अलग है। आप चाहते हो एक ही ड्रेस सबको फिट हो जाए, यानी सारे बच्चे पढ़ाई में अव्वल आए, है ना? सबके 90% आए, 95% आए। और आप क्या शुरू करते हो? नहीं आते तो आप तुलना करने बैठ जाते हो, करते हो ना? और तुलना करके आप क्या करते हो? जो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का इधर होता है उसको बिल्कुल 0 पे ला देते हैं। और कई बार क्या होता है, बच्चा मेंटली बहुत सफर करता है तुलना की वजह से। तुलना, मैं आपको कोई कहानी सुनाती हूँ तुलना के ऊपर। एक बार ना कौवा था, जंगल में बहुत खुश रहता था, ठीक है, बहुत खुश था अपने आप में। पर एक दिन उसकी मुलाकात हो गई हंस के साथ। और हंस को सफेद रंग देख के कौवे को ऐसा लगा कि भाई मैं तो बहुत काला हूं। तो उसने अपने आप को इंफीरियर महसूस करना शुरू कर दिया। अब वो गया हंस के पास और हंस से कहने लगा, भाई हंस तुम तो बड़े रखे हो, भगवान ने तुम्हें तो बहुत खूबसूरती सफेद झक बनाया। तो हंस ने कहा, भैया मैं भी खुश था इस बात से कि मैं सफेद हूं, लेकिन मेरी मुलाकात ना तोते से हो गई। अब तोते को प्लीज मोबाइल फोन साइलेंट पे। हाँ, तो तोते को देखकर मुझे ऐसा लगा तोते के पास तो 2 रंग है, मेरे पास तो एक ही रंग है, तो मैं निराश हो गया। अब कौवे ने सोचा कि भैया तोता तो खुश होगा, उसके पास 2 रंग है। वो गया तोते के पास, उसने तोते से कहा, भाई तुम तो बड़े रखे हो, भगवान ने तुम्हें 2 रंग दिए। अब तोते ने कहा, भाई मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरी मुलाकात हो गई मोर से। और मोर को तो भगवान ने रंग बिरंगे इतने सारे रंग देके पैदा किया है, और लोग उसके साथ सेल्फी खिंचवा रहे होते हैं, फोटो ले रहे होते हैं, वो डांस कर रहा होता है, क्या मजा आ रहा होता है लोगों को। तो मैं उस दिन से निराश हो गया जिस दिन से मैं मोर से थी। अब कौवा गया मोर के पास, पहले तो उसे मोर मिला ही नहीं, फिर ढूंढते ढांढते वो पहुंचा तो उसे अजायब घर में जू के अंदर मोर मिल गया, ठीक है। तो उसने मोर से जब भीड़ चली गई मोर के पास, तो चुपके से गया मोर के पास और मोर से कहा, भाई तुम तो बड़े खुश होंगे क्योंकि भगवान ने तुम्हें इतने रंग बिरंगे इतना सुंदर पक्षी बनाया है। तो मोर ने कहा, बेटा बैठ जाएगा, कौवे को बिठा दिया उसने। और उसने कौवे से कहा, तुझे पता है तू काला है ना, इसलिए कोई तुझे कैदी नहीं बनाता, और मैं यहाँ जायब में कैदी हूँ। अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकता, अपनी मर्जी से बैठ नहीं सकता, अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकता, घूम नहीं सकता। ये तेरी आजादी तेरे सबसे बड़ी अच्छाई है। अब कौवे को समझ में आ गया, कौवे को समझ में आया कि जो मुझे मिला है ना, मैं उसकी तो प्रशंसा नहीं कर रहा, और जो मैं नहीं मिला है ना उसके पीछे पीछे भाग रहा हूं। समझ आया आपको? ठीक है, ये हाल हमारा है अपनी जिंदगी में, है ना? हम आज जो मिला है उसकी कदर नहीं करते, है ना? आज आपके पास बच्चा है, कितनी बड़ी बात है, भगवान ने आपको कितना खूबसूरत वरदान दिया है, गिफ्ट दिया है। तो हम जब कुछ मिला होता है तो उसकी वैल्यू नहीं करते। जब वो हमारी दुनिया से चला जाता है या हमारे पास से चला जाता है, तब उसकी हमें वैल्यू समझ में आती है। समझ रहे हो? तो कौवा जो निराश था क्योंकि उसने
देखा नहीं था उसके पास, वही हाल हम सबका। आज हम सबके पास अच्छा घर है, पैसा है, जॉब है, हम एजुकेटेड हैं, हमारे पास अच्छी नॉलेज है, IQ है, सब कुछ है, पर हमारे पास क्या नहीं है? मुझे बताओ, आपके पास क्या नहीं है? क्या ये संतोष का धन नहीं है आपके पास? मानते हो आपके, है ना? संतोष धन दुनिया का सबसे बड़ा धन है। आज लोग ना होड़ा होड़ी में, इसके पास ये है, मेरे पास ये है, मैं खूब पैसे कमाऊं, अरे और पैसा इतना कमाऊं बच्चे को तो भूल ही जाऊं। बच्चा एक तरफ, पैसा पैसा पैसा, और आप ये नहीं समझ पा रहे कि सबसे बड़ी अमानत धन जो है वो आपका बच्चा है। कल यदि ये बच्चा अच्छा निकल गया तो आप अपने आप को इतना धनवान समझोगे, और ये बच्चा कल अकर्मणीय बन गया, गलत डायरेक्शन में चला गया, तो आप कहोगे मैं तो बड़ी बदकिस्मत हूं। कहोगे ऐसा? मानते हो? तो आज की जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए? आपके लिए तो इतनी बड़ी दौलत आपको मिली है ना, आपका बच्चा, वो उसको वैल्यू करना है, उस पर समय लगाना है, उसको अच्छे संस्कार देने हैं, ठीक है? परफेक्ट तो कोई भी नहीं है दुनिया में, है ना? आप देखोगे किसी को भगवान ने धन दिया तो अच्छी हेल्थ नहीं दी, किसी के पास हेल्थ है तो फैमिली नहीं है, किसी के पास फैमिली है तो घर नहीं है, घर है तो फैमिली नहीं है। मतलब कमी तो भगवान ने सबके अंदर छोड़ी है। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन दिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन दी, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन दिया, संतोष दिया संतों को तो उनसे संसार छीन लिया, और संसार दिया देवी देवताओं को चलाने तो उनसे मोक्ष छीन लिया। तो हम सब इसी बात पे जरूर मत करो, क्योंकि हम सब जिस मिट्टी से आए उसी का हमें मिल जाता है, पर हमें करना है, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें बच्चों की सिर्फ ये नहीं देखना कि पढ़ाई में फर्स्ट आए 88, 98, 99% लाए। पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे का चरित्र। आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं इतना अच्छा चरित्र निर्माण अपने बच्चों का कर सकूं, कितना मैं अपने बच्चे को डिसिप्लिन में बना सकूं, क्योंकि ये ना नींव है, ये नींव है जिस पे मंजिल खड़ी होनी है ना? अच्छा चरित्र, अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, और उसी से आपका बच्चा कल एक अच्छा भविष्य बना पाएगा, ठीक है? वो समय आपको लगाना है। पर आज समय क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये पहले की हमारी जीवन शैली थी। सारे फैमिलीज एक साथ पिकनिक मनाते थे, घूमने जाते थे, शादियां मनाते थे। धीरे धीरे ये फैमिली जॉइंट फैमिली से हटी और ये फैमिली हो गई दादा दादी मम्मी पापा। धीरे धीरे ये भी खत्म हुआ और अब रह गए सिर्फ मम्मी पापा और बच्चा। धीरे धीरे वो जो कपल्स थे उन्होंने शादी करना भी छोड़ा, लिव इन रिलेशनशिप पे आ गए। लिव इन रिलेशनशिप नहीं भी थी तो शादी हुई, पर शादी के बाद भी अकेला या तो माँ है या बाप है, उसी के साथ जब डाइवोर्स होने लग गए। धीरे धीरे ऐसी जनरेशन आई जिसने कहा शादी की जरूरत क्या है, और शादी करेंगे तो बच्चे नहीं करने हमें। तो ये हमारा समाज जो है ना, ये धीरे धीरे बदल रहा है और समाज से संस्कार जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जब टीवी घर में आया तो हमने किताबें पढ़नी छोड़, जब आया हमारे घर में कार तो हमने पैदल चलना छोड़ दिया, जब आया घर में AC तो हमने फ्रेश एयर के दर्शन करने छोड़ दिया, और जब आया फास्ट फूड तो हमने रसोई में प्यार से खाना बनाना छोड़ दिया, और जब आया जब हम धीरे धीरे भाग दौड़ में लग गए पैसा कमाना, तो हमने क्या किया, हमने
जीवन में ठहराव को छोड़ दिया, यानी हम रुके तो भागा दौड़ी अंधाधुंध भागा दौड़ी में लग गए। और जब से ये व्हाट्सएप आया ना, तब तो हमने एक दूसरे से कनेक्ट होना ही छोड़ दिया। आज आप बिलीव करोगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये हाल है कि पिताजी अपने बेटे से व्हाट्सएप चैट पे बात कर रहे हैं। ये डाइनिंग टेबल देख रहे हो, नीचे वाला सीन जी, डाइनिंग टेबल है, 4 लोग बैठे हुए हैं, मम्मी पापा बच्चे, और चारों अपने अपने मोबाइल फोन में। तो आज जो ये रोल मॉडलिंग जो हम बच्चों को व्यवहार दिखा रहे हैं ना, वो यही दिखा रहे हैं कि हमारे लिए बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं रह गए, हमारे लिए ये जो गैजेट्स है ना, मोबाइल फोन, ये इंपॉर्टेंट रह गए। बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़ा होने लगता है तो क्या देखता है, मेरे मम्मी पापा सारे समय गैजेट्स पे बिजी रहते हैं, और गैजेट्स का कोई हेल्दी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अनहेल्दी। हेल्दी यदि आप यूज करो ना, तो स्क्रीन इतनी बड़ी गिफ्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती, पर ज्यादा समय हम किस पे लगाते हैं, अनहेल्दी मटेरियल। न्यूज, पेंडेमिक जब हुआ, न्यूज पे न्यूज देख रहे थे, क्या उससे केस कम हो रहे थे? न्यूज देखने से क्या हो रहा था, आपके दिमाग के अंदर डर पैदा हो रहा था, हॉरर मूवीज बन रही थी, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और वो डर के मारे। मतलब ये है कि जिंदगी में जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको आप वैल्यू नहीं दे रहे हो। बच्चों के साथ टाइम बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मेरे साथ आना चाहेगा? आप आओगे? ओके, ये आपके पास तो 2000 रुपए का नोट है, आप उसको लेना चाहोगे? खो गया ये कहीं से, ढूंढोगे? अब ये 500 रुपए का है, ढूंढोगे? अच्छा, अब ये 100 रुपए का है, ढूंढोगे? ये अब 20 रुपए का है, या 1 रुपए का है, छोड़ दिया ना, 10 रुपए का था, बैठ गया। अब क्या हुआ, ये तो नोट है ना, ये खो भी गया ना, तो इसको दोबारा कमा सकते हैं। पर ये जो बचपन है बच्चों का, ये एक बार हाथ से निकल गया, आपने उन पे ध्यान नहीं दिया, वो पेड़, उसको ठीक से प्यार नहीं मिला, वातावरण नहीं मिला, वो पेड़ टेढ़ा चला गया, जमीन में जगह नहीं मिली। तो इसी तरह से आपने बच्चे को फल फूलने के लिए ढंग से वातावरण नहीं दिया, और वो बच्चा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मतलब गलत डायरेक्शन में चला गया। अब उस डायरेक्शन से सीधी डायरेक्शन में आना बहुत मुश्किल काम, तो पहले उसे सीधा रखो ना, है ना। तो मतलब बचपन में भी वापस नहीं ला सकते, तो वो बचपन का ठीक से उस बच्चे में क्या संस्कार आपको देने हैं, क्या अच्छी है देनी है, क्या डिसिप्लिन उसे सिखाना है, ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपका समय लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज क्या हो रहा है, पेरेंट्स बच्चों के लिए ना बहुत पैसा 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 दे रहे हैं बच्चों को। बच्चा आता है, मेरे को इतनी पॉकेट मनी चाहिए, दे देंगे। पिज्जा खाना, ले बेटा मंगा दे, वीडियो गेम चाहिए, ले बेटा ला देती। कहीं पे आप लिमिट नहीं दे रहे, बाउंड्री नहीं सेट कर रहे बच्चे की कि पहले इतना करो तब ऐसा मिलेगा। हमारे टाइम में क्या होता था, पेरेंट्स सब कुछ हमें कर करके नहीं देते थे, हमें मेहनत करना सिखाया जाता था। आज क्या हो रहा है, पेरेंट्स बच्चों को सब कुछ जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि बच्चे आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आज आपके बच्चे कहते हैं, मम्मी मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे बाइक नहीं दिलाओगे। आपको धमकियां दे रहे हैं। सच्चाई है, मैं बता रही हूँ आपको। आप इंटरनेट नहीं दोगे, मेरे को वाईफाई नहीं यूज करने दोगे, आप मुझे गाड़ी नहीं दिलाने दोगे, ठीक है मैं चोरी कर लूंगा, गाड़ी ले आऊंगा, मैं गाड़ी लाके खड़ी करूंगा, मैं आपकी गाड़ी ले जाऊंगा, चाबी मेरे पास। ऐसी ऐसी धमकियां दे कर रहे हैं ना, ये वास्तविकता है, ठीक है। तो हमें क्या बच्चों को सिखाना है, धीरे से ये क्या करते हैं,
उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटाते, बहुत सारा धन कमाते हैं। और क्या आपको ऐसा लगता है कि यही उचित है आपकी संतान के लिए? इस बच्चे को देख रहे हैं, ये भी संतान को जन्म देता है, उन्हें पालता है, पोसता है, उड़ना सिखाता है और भोजन का प्रबंध भी करना सिखाता है। परंतु उनके बड़े हो जाने के बाद उनके लिए अलग से घोंसला नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि यदि इसने संतान को सब कुछ करके दे दिया तो संतान क्या करेगी? वो अपनी संतान को तब तक भोजन कराता है जब तक उसकी संतान स्वयं भोजन का प्रबंध करने में सक्षम नहीं हो जाती। और उसका लाभ यह मिलता है कि उसी की भांति उसकी संतान आत्मनिर्भर बनती है। इसलिए अपनी संतान को उतनी ही सुविधाएं दें जितनी आवश्यक है। मोह को त्यागे। आपका उनसे मोह उन्हें कभी आत्मनिर्भर नहीं बनने दें। अपनी संतान को कर्म करना सिखाएं। यदि आपके संतान कर्म करना सीख गए तो वो धन स्वयं कमा लेगी। और यदि वो आलसी अकर्मण्य बन गए तो आपके संचित धन का भी नाश कर देगी। मोबाइल से उजड़ता संसार, मोबाइल से खत्म होता संस्कार, मोबाइल से बिखरता परिवार, खाने से ज्यादा जरूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी। बच्चों के लिए मोबाइल हानिकारक है। आखिर बच्चे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है? या फिर दोस्तों से और खेलने कूदने से एडिक्शन को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बच्चों को बिजी रखने का एक तरीका कहीं आपके बच्चों को आपसे ही दूर न करें। ये हाईटेक जनरेशन हमेशा रहती है ऑनलाइन, चाहे घर में हो, मॉल में हो या फिर पार्क में। हाथ में हर वक्त मोबाइल और एक के बाद एक गेम्स के लेवल क्रॉस करने पर सारा फोकस। बच्चे को बिजी रखने का ये तरीका आसान जरूर है, लेकिन आप इसके साइड इफेक्ट्स भी जान लीजिए। कैसे? इंटरनेट गेमिंग आपके बच्चे को आपसे ही दूर कर रही है। 24 घंटे स्क्रीन पर गड़ी नजरें अब हाथ से फोन छोड़ने को राजी है। पोशिका की मम्मी पोशिका को पार्क लेकर आई है इसलिए कि वो बैडमिंटन खेले, लेकिन पोशिका यहाँ पर आकर भी सिर्फ गेम्स खेल रही हैं। पोशिका, आप कितनी देर तक गेम खेलते हो? 2 मिनट। 2 मिनट? आप तो बहुत देर से गेम खेल रहे थे। कितनी देर तक पोशिका गेम खेलती है और क्या उन्हें गुस्सा आ जाता है जब आप गेम नहीं खेलने देती? घंटे तो हम काउंट ही नहीं कर सकते कि कितने घंटे खेलती है। जब तक कि मम्मी फ्री कर दे तो ये अपना तो खेलना ही है इसने। पोशिका अकेली नहीं है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके लिए अब मोबाइल फोन से दूर रहना नामुमकिन। इंटरनेट एडिक्ट ऐसे बच्चों को पड़ती है डॉक्टरी सलाह की जरूरत। तो ये बच्चा था 8-9 आवर्स टीवी पे इस पे इंटरनेट पे स्पेंड कर रहा था। टाइम नहीं है। आप कहीं रेस्टोरेंट में गए या तंग कर रहा है ना, ठीक से बैठा नहीं रह रहा एक जगह, चलो मोबाइल पकड़ाओ। आधा घंटा, पौन घंटा आप आराम से खाना खाते हैं, बच्चा देखता रहा। उसके बाद क्या हुआ? बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, आपने स्कूल भेजना शुरू किया। थोड़ी देर स्कूल से आया पढ़ के, फिर घर में खाना खाने बैठा। मम्मी खाना मैं तभी खाऊंगा, पहले मोबाइल दो, पहले आप टीवी चलाओ। टीवी देखा, क्या खा रहे उसको भी पता, कितना घंटे लगा रहे खाने में ये भी नहीं पता। टीवी देख रहे, साथ में मोबाइल या टीवी चल रहा है और खाना खा रहे। उसके बाद आपको बिलीव नहीं होगा, ये सच्चाई बता रही हूँ मैं, धीरे धीरे ना बच्चा का पढ़ाई से मन हटने लगा। उसका मन किस में लगता है? सिर्फ टीवी में, टीवी की स्क्रीन में, मोबाइल के गेम्स में, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फेस टाइम में, यही सब चीजें। और मैंने पेरेंट्स को देखा, पेरेंट्स बड़े खुश, मैडम मेरा बच्चा ना कंप्यूटर में तो बहुत ही अच्छा है, मैम सारे दिन कंप्यूटर पे लगा रहता है।
मैं उन पेरेंट्स से पूछती हूँ, मुझे बताओगे आप कंप्यूटर पे करता क्या है? बस कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, वो सारे समय उस पर समय बिताता है। आपने देखा कि वो समय काय में बिता रहा है, कंप्यूटर में देख क्या रहा है? वो देख रहा होता है प्रोन मूवीज, वो देख रहा होता है वीडियो गेम्स। आज आप देखो घर में आपके डोमेस्टिक वर्कर्स भी आती है ना, बेचारी मदर्स घर में बच्चे को छोड़ के आती है, और ये बच्चे क्या देख रहे हैं वो बिल्कुल अनअवेयर। इसीलिए हमारी सोसाइटी में क्राइम और सब इतना बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो उल्टे सीधे वीडियोस से आइडियाज मिलते हैं लोगों को, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है या पढ़े लिखे भी हैं वो इसको मिसयूज कर रहे हैं। तो ये जो स्क्रीन है इसका हेल्दी यूज करना सिखाना बच्चों को बहुत जरूरी है, और इसके लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो खुद हेल्दी स्क्रीन सीखें। हम स्क्रीन को बुरा नहीं मानते, स्क्रीन बुरी नहीं है। मैं कहूँ कि मुझे सन से एलर्जी है, तो मैं क्या सूरज को कहूँ सूरज भैया तो उगना बंद कर दे क्योंकि मुझे तुझसे एलर्जी है? आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूं कि मुझे सन से एलर्जी है, मुझे अपना प्रोटेक्शन देखना है। आप कहोगे मैं धूप में ना जाऊं, मैं स्क्रीन प्रूफ या सन प्रूफ क्रीम लगाऊं, है ना? तो हम सन को नहीं रोक सकते, इसी तरह हम टेक्नोलॉजी को नहीं रोक सकते, पर हाँ टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना, उसका मार्गदर्शन स्वयं अपने आप को करें और बच्चों को भी करवाएं। आज शारीरिक बीमारियों से ज्यादा बच्चों को मानसिक बीमारी हो रही, यानी बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, कॉन्फिडेंस की कमी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है क्या रीजन है इसका? क्या रीजन है कि मानसिक बीमारियां अधिक हैं? तनाव बहुत है, एंजाइटी बहुत है, घबराहट बहुत है, चिड़चिड़ापन बहुत है। क्या कारण है इन सब का? बातचीत कम हो गई, आपस में कनेक्शन कम हो गए हैं। एग्जैक्टली, मैंने बिल्कुल सही पॉइंट कहा। पहले का टाइम जो था ना, उसमें हमारा आपसी कनेक्शन फैमिली मेंबर्स का बहुत अच्छा था। हम जब मेज पे बैठते थे तो मन ही नहीं करता था उनको, सच्चाई ये थी। घंटों बाद अच्छा तेरे स्कूल में क्या हुआ, तूने क्या किया? अरे यार मेरे स्कूल में ऐसा हुआ, अरे मैंने ऐसा किया। पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। पर आज पेरेंट्स का टाइम, फेसबुक में कितनी लाइक्स आई हैं, व्हाट्सएप में कौन सा वीडियो है, सुबह उठे किस किस के मैसेज हैं, 6 बजे उठते पहले मैसेज है ना, ये सच्चाई। अब आपके यही बिहेवियर को देख के बच्चे बड़े हो गए। हम एक एक्टिविटी करें, ठीक है? डू व्हाट आई से। आपको वो करना है जो मैं कहूंगी। सब तैयार है? जी। ओके भैया, आपके ना फोटो बहुत जरूरी है ये। तो डू व्हाट आई से, पीछे तक आवाज गई सर मेरी। डू व्हाट आई से। Touch your head. Touch your head. Touch your ears. Touch your nose. Touch your lips. Touch your ears. Touch your chin. Madam, my sister. ये सारे देखो मैंने कहा do what I'm doing. मैंने कहा do what I do, मैंने कहा do what I say, मैंने कहा touch your chin। आपने मुझे इधर देखा, ये तो मैं कहती तो सही है, बिल्कुल ब्लाइंड थे, है ना? आपने मेरे वर्ड्स पे ध्यान नहीं दिया, आपने मेरे एक्शन जी बिल्कुल यही बात है। बच्चे ना आपको रोल मॉडल की तरह लेते, आपको अपना लीडर समझते हैं पेरेंट्स को, और पेरेंट्स क्या हरकत कर रहे हैं वो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है देन वो क्या बोल रहे हैं। पेरेंट्स कहते हैं गुस्सा नहीं कर,
करा करो बेटा, गुस्से में कंट्रोल करो। पर बच्चा घर आया, ये नहीं मैं मुझे क्या किया है? मैं अपनी नहीं मैम से बात करूंगा। ये नहीं मैम समझ नहीं आ रहा आपको। एक और पकड़ी मैम ने, कल बताता हूँ मैं स्कूल जाती हूँ। बच्चे ने क्या सीखा? क्या सीखा बच्चे? गुस्सा गुस्सा। उसने सीखा मेरे पेरेंट्स टीचर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं जी। क्या वो बच्चा टीचर को रिस्पेक्ट करेगा? नहीं नहीं करेगा। जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स कभी बीच में नहीं आए स्कूल में। हमेशा ये कहा कि हमें टीचर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके पाए। तो गुरु को टीचर्स जो थे उनको भगवान से ऊपर का दर्जा मिला हुआ था। और आज टीचर का दर्जा क्या है? आज पेरेंट्स ने ना स्कूल में बिल्कुल ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। उनको ये लगता है अच्छा ये स्कूल में मोबाइल मना कर रहे हैं, स्कूल में बच्चे को पनिश करते हैं। मैडम आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपकी शिकायत सीबीएसई में करूंगी। आपने मेरे बच्चे का कान पकड़ा, मैं इसका पर्दा कर लिया, कुछ नहीं होता। झूठा एजुकेशन आरोप। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? बच्चे का। इसमें नुकसान अभी तो बच्चे का हो रहा है, आगे हमारा। और जब आप बड़े हो जाएंगे ना ये बच्चे, तो आपको पता चलेगा नुकसान आपका कितना बड़ा हुआ है। जी। सड़क पर चलने की स्वतंत्रता है, पर बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए क्या लगा हुआ है? ट्रैफिक लाइट। रुकना है ना, तब चलना है। रेड लाइट है, खड़े रहो। यही रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट हमें जीवन में उतारनी है बच्चों की। आज बच्चे क्या हैं? बहुत इम्पल्सिव नेचर है। दिमाग में जो आया वो कर डालते हैं। हमने ये सिखाया है बेटा तुम्हें आदतें सिखाना इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे मार्क्स इम्पोर्टेंट। बच्चा घर पहुंचा, तुम्हारे नंबर कैसा है मैथ्स में? ये एक नंबर मैंने कहाँ काट दिया तुम्हारा? है? तो बच्चों को लगता है मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरे नंबर इम्पोर्टेंट है। और बच्चे कोई भी काम करने से पहले ना कुछ सोचते नहीं। जैसे कि आईआईटी का बच्चा सुसाइड कर रहा है, कोटा के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। एक बार वो सोचते हैं कि मैं सुसाइड करूंगा, मेरी मम्मी डिप्रेशन में आ जाएंगी, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, या मेरे डिप्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा, मैं जिंदगी में बोझ बन जाऊंगा। कुछ भी ऐसा मतलब सोचते नहीं। रेलवे लाइन पे खड़े होकर सेल्फी खींच रहे होते हैं, ड्रंक ड्राइविंग, ड्रिंक करते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा एक दूसरे के बारे में लिख रहे होते हैं। किसी बच्चे को इतनी हर्ट पहुंची कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसने मेरे बारे में ऐसा उल्टा सीधा लिख दिया। बुली कर रहे होते हैं एक दूसरे को। बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां हमें ये समझ में आता है कि हमने बच्चे को षटकोण त्रिकोण सब कुछ सिखाया, पर लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो काम आता है, वो लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड, दृष्टिकोण, पॉजिटिव माइंडसेट। आज आपको बच्चे को क्या सिखाना है? आज आप बच्चे को ना डिग्री मत सिखाओ, सिर्फ डिग्री और नंबर नहीं। बच्चे को आपको सिखाना है लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल, यानी जिंदगी में खुश कैसे रहोगे, सकारात्मक सोच कैसे रखोगे, जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनोगे, है ना? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते ही शिकायतों से नहीं, दिन की शुरुआत शुक्रिया से करनी है ना। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में। सिर्फ जो लोग मुर्दे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कब्र के अंदर है, तो हम सब जिंदा हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जब हम जिंदा हैं, जो हमें मिला है ना, चलो अच्छा हम एक एक्टिविटी करते हैं। मुझे कौन यहाँ पे अपना लकी होना उसके 6-7 पॉइंट दे देगा कि मैं सोचती हूँ मैं इसलिए बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं नीचे जेंट्स को इनवाइट करती हूँ। आप नो डिस्टिंक्शन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। मैं क्या देखती हूँ सुबह से
जब दिल्ली में पेरेंटिंग का सेशन होता है तो माँ बाप दोनों होते हैं, और यहाँ पे देखती हूँ सिर्फ मदर्स ही मदर्स दिखाई देते हैं। सबके तो पेरेंट नहीं, फादर की वर्कशॉप देखा, जिसको आना होगा ना वो आएगा। अच्छा, तो आप आगे कहने की आप कैसे लकी समझते हो अपने आप को? प्लीज प्लीज आइए सर, थैंक यू मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने पहली बार जेंट्स की तरफ ध्यान दिया। मैंने बोला कि लकी, सबसे पहले तो मैं ये लकी समझता हूँ कि ब्रह्मांड में एक ही ऐसा ग्रह है पृथ्वी जिसमें जीवन रह सकता है, और मेरे को उस पृथ्वी पर जन्म दिया सबसे बड़ा लकी ये। नंबर 2, सबसे पुरानी संस्कृति जो है हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसको हम देवभूमि कहते हैं। पृथ्वी पर भी उस धरती पर जन्म दिया जो कि सबसे पुरानी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। नंबर 2 लकी ये। नंबर 3, अगर हिंदुस्तान में भी जन्म दिया तो देवभूमि उत्तराखंड में दिया। तीसरी लकी ये है, और चौथे लकी ये है कि आप सबके बीच में हम बैठे हुए हैं, और पांचवा ये है कि मेरे को यहाँ बोलने का मौका मिला है। और नंबर 7 सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैडम की काउंसलिंग जो मैं सुन रहा हूँ, और मैडम ने बहुत अच्छी चीजें जो है बोली है, और लीडरशिप में जो एक चीज सिखाई जाती है कि जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं, जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा करो। अब होता भी वही है, जैसे हम करते हैं बच्चा वैसा ही करता है, जैसा हम बोलते हैं वैसा नहीं करता। थैंक यू। बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए सर। आप अपनी चॉकलेट भूल गए। एक चॉकलेट ना एक अपने बच्चे को भी दे देना। एक दोनों शेयर करके मुझसे ज्यादा सही, बिल्कुल। सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या आपके हाथ में था कि आपके पेरेंट्स को चूज करना कि मेरे पेरेंट्स कौन होंगे? आपके हाथ में था ये चूज करना कि मेरे बच्चे कौन होंगे? आपके हाथ में ये चूज करना कि आपके पड़ोसी कौन होंगे? आपके हाथ में चूज करना कि आपके चाचा, दादा, नानी, नाना, कजिन्स कौन है? आपके हाथ में है कि आपको कैसी बॉडी मिली, काला रंग, पीला रंग, बाल काले, बीमारियां आपके हाथ में, कई लोगों को हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं, हाई बीपी, डायबिटीज, नहीं है ना हाथ में। तो सबसे पहले आप लकी हो कि आपको इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग का जन्म मिला। आपको भगवान चिपका नहीं बना सकते, आपको भिखारी भी बना सकते हैं, पर आपका जन्म एक अच्छी बॉडी में, उसमें सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं ठीक से, लंग, हार्ट, किडनी सब वर्क कर रहे हैं ठीक से, तो ये निरोगी काया सबसे बड़ा जिंदगी का सुख। अब भी मैं आपसे कहूँ ना, मैं आपको करोड़ों रुपये दे दूंगी, पर वो आँख मुझे दे दो। आप देखोगे? नहीं दोगे, क्योंकि तब आपको वैल्यू समझ में आएगी। तो जब सब कुछ हमें मुफ्त में मिला होता है, उसकी हम कभी वैल्यू नहीं करते। आज भगवान ने नॉर्मल बॉडी हमें दी, सारे अंग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एजुकेटेड फैमिली में हम बॉर्न हुए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, जहाँ सिस्टर जैसी प्रिंसिपल, वो टोटली डिवोटेड, डेडिकेटेड, सिंसियर, कमिटेड। मैम से मेरा इंटरेक्शन बहुत लंबा नहीं हुआ, लेकिन मुझे क्यों पता है ये सब, क्योंकि मैम से थोड़ी सी फोन पे बात
वेरी मच कंसर्न कि मैम यदि मेरे को स्पीकर चाहिए ना अपने पेरेंट्स के लिए तो मैं आप ही को बुलाऊं। मैम की इतनी सिंसियरिटी थी कि मैं उसके आगे झुक गई। मैंने अपने हस्बैंड को कहा तुम संभाल लो ये घर में जो भी काम है, सिस्टर बीमार है, मैं चाहती हूँ सिस्टर मुझे वहाँ बुला के। तो हम लकी हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम लकी हैं, हम हार्ड वर्किंग हैं, हम लकी हैं हमें इतनी अच्छी फैमिलीज मिली हुई हैं, हम लकी हैं हमारे आसपास के पड़ोसी भी अच्छे हैं, हम अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हो रहे हैं, ये सब हमारा लक है। और सबसे बड़ा लक यदि दुनिया में आपकी मेंटल हेल्थ। जब तक आप मानसिक रूप से खुश हो और यदि आप मानसिक रूप से बीमार हो गए तो बिलीव मी वो सारी खुशियां एक तरफ रह जाएंगी। जिस दिन आप डिप्रेशन में आ गए, जरूरत से ज्यादा एंजाइटी में आ गए, या आपके बच्चों में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, बच्चों को रात को नींद नहीं आ रही है, बच्चे ठीक से खाना नहीं खा रहे, बच्चों के दिमाग में नेगेटिव हॉरर मूवीज बने जा रही है, या आपके दिमाग में एक के बाद एक नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को जैम कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि अरे यार पॉजिटिव थिंकर होना लाइफ में सबसे बड़ी जरूरत है। तो एक बार ना एक ऑथर थे, इस ऑथर रॉबर्ट एश थे, विंबलडन प्लेयर। तो जब वो उनको ना एड्स की बीमारी हुई और उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके फैंस ने कहा कि भैया भगवान को इतनी बड़ी बीमारी आप ही को क्यों देनी थी। तो अर्थर ने अपने फैंस को लिखा कि देखो 50 करोड़ लोग वर्ल्ड में टेनिस खेलना शुरू कर दें, उसमें से 5 करोड़ लोग प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं, उसके बाद वो नंबर कम होता जाता है सेमीफाइनल में। और मैं जब कप होल्ड कर रहा था, आई वाज द वर्ल्ड चैंपियन, तब मैंने भगवान से भी पूछा कि भगवान आपने मुझे 50 करोड़ में से ये चांस क्यों दिया कप होल्ड करने का। तो उन्होंने कहा भगवान से आज मैं क्यों पूछूं कि आपने मुझे क्यों दिया। तो उन्होंने कहा जब भगवान 1000 कारण हमें हंसने के देते हैं, वो कारण को हम देखते हैं, और जो 10 कारण रोने के बताते हैं ना, वो रोना 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 हम मचाते रहते हैं। तो जिंदगी में यदि सबसे ज्यादा जरूरी है तो बच्चों को हंसकर जिंदगी निकालना, यानी हैप्पी कैसे रहें, खुश कैसे रहें। जब हम नेगेटिव इमोशन में होते हैं ना, मान लो मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है, तो मेरा एक्शन पॉजिटिव होगा आपको लगता है। मेरे को लेकिन मैं गुस्सा आ रहा है ना, मैं थप्पड़ मारूंगी या गाली गलौज करूंगी या चीजें फेंकूंगी, तोड़ूंगी, कुछ पॉजिटिव हद तो नहीं करूंगी ना, जाके मैं कॉम्प्लीमेंट हो गया बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे, नहीं, गुस्से में हूँ तो सारा नेगेटिव एक्शन चलेगा। कोई बच्चा नर्वस है तो नर्वसनेस में पेपर का बहुत अच्छा लिखेगा, जो आता है वो सब भूल जाएगा नेगेटिव। तो ये जितना पॉजिटिव फीलिंग्स हम बच्चों को देंगे उतना बच्चों का पॉजिटिव एक्शन रहेगा। और जितना हम तुलना करके बच्चों में एक इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स भरेंगे उतना ज्यादा बच्चे जो हैं कॉम्प्लेक्स से क्लियर करके और पोटेंशियल नीचे आ जाएगा। तो आपको मेरी पहली बात समझ में आई, हमें बच्चों को खुश रहना सिखाना है, सकारात्मक सोच सिखानी है, शिकायतें नहीं शुक्रिया से दिन शुरू करो। और ये आपको पहले खुद करना है, तब आपके बच्चे इस चीज को सीखेंगे। आपको भगवान को शुक्रिया देने के लिए बहुत सारी चीजें, मैं आपको किरण पे दिखाई। My age is in a park, and he said number 1 is health. So he says I have one thing which is health. And he said after that you add a 0 of education, it becomes 10. He said because you add a 0, another 0, it becomes 100. I've got a job. Then you add another 0, I've got a lot of money to earn. So I'm 1,000.
I add another zero, I got a lovely family, then I'm 10,000. I add zeros and zeros as I become a billionaire and a trillionaire or a rich in family, in job, in materialism. He says you can add so many zeros to your life after this one, which is health. Then he says you drop this health one, everything becomes zero. और ये सब क्यों कह रहे थे? क्योंकि जब तक आपकी मेंटल हेल्थ है, आप सिचुएशन को संभाल लोगे। मान लो आपको फिजिकल पैरालिसिस भी हो, लेकिन मेंटली आप हेल्दी हो तो फिजिकल पैरालिसिस को मैनेज कर लोगे। पर मेंटल पैरालिसिस हो गया ना, तो ना आपके लिए कोई रिश्तेदार है, ना आपकी नींद है, ना आपका अच्छा खाना है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल वैसे जैसे खाने में नमक नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो इसलिए बच्चों की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, हर तरह से बच्चों को डेवलप करना जरूरी है। बच्चों को हेल्थ एंड हाइजीन सिखानी है। बच्चे एडोलेसेंट स्टेज में हैं, टीनेजर्स हैं, उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। उनके लिए इस समय बड़ा टर्मोइल का टाइम है, स्टॉर्म का टाइम है, तूफान आया हुआ है। क्यों? शरीर बदल रहा है। क्यों? करियर की चॉइस लेनी है ना? तो इतने सारे टेंशन में वो जी रहे होते हैं, तो वो सही मार्गदर्शन देना। सिर्फ ये नहीं कि IIT और मेडिसिन में जाओ, नहीं। आजकल तो बहुत सारी फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है, ब्लॉगर बन सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, रोबोट्स का जमाना है, ड्रोन का जमाना है। तो पहले तो आप खुद नॉलेज रखिए, है ना, कि भाई हमारे बच्चे का करियर कैसे बनाना है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे कि पेरेंट्स का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। एंड आई होप यू विल एग्री विद मी, है ना? तो बच्चों को जिंदगी में क्या देना है? सबसे पहले हैप्पीनेस। मेरे को कोई 5 H गिना सकता है जो आप बच्चों को देना चाहोगे? 5 H से वो वर्ड शुरू हो। 5 H। हेल्दी लाइफ स्टाइल, हैप्पीनेस। सेकंड नंबर पे आता है हेल्थ, यानी हेल्दी लाइफ स्टाइल। आज क्या हो रहा है, पेरेंट्स बच्चों को कभी नहीं रोक रहे, बैलेंस पेरेंटिंग रही नहीं गई है। जंक फूड खा रहे हैं बच्चे, मोटे हो रहे हैं और उनके अंदर अक्यूमुलेट हो रहा है ये पॉइजन, टॉक्सिन। एडिक्टिव है ये खाने, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, अंकल चिप्स और ये सब, है ना? बच्चे वही खा रहे हैं। आप समय बिताइए, उनको हेल्दी डाइट कीजिए, सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना। बच्चे 2-2 बजे तक नहीं सोते हैं, यानी हेल्दी लाइफ स्टाइल सिखाना, हेल्थ एंड हाइजीन सिखाना। तीसरे नंबर पे आता है ह्यूमिलिटी। यानी विनम्रता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था एजुकेशन का मतलब फैक्ट सिखाना नहीं है, इंफॉर्मेशन देना नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कुछ ऐसा सिखाओ जो बच्चा हेल्दी लाइफ लीड कर सके, हेल्दी एंड हैप्पी। तो उन्होंने कहा बच्चे को सिखाओ विनम्र बनो, शक्तिशाली बनो, साहसी बनो। आज का टाइम कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। मम्मी देखिए, माँ बाप को छोड़ देते हैं दोनों। तो ये संस्कार क्यों आ रहे हैं बच्चों में? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना समय जो है वो गलत जगह लगा रहे हैं। आप एनालाइज करना, आप कितनी देर स्क्रीन पे रहते हो, या आपका बच्चा कितनी देर स्क्रीन पे रहता है। स्क्रीन टीवी की स्क्रीन हो सकती है, मोबाइल फोन की स्क्रीन हो सकती है, इंटरनेट की स्क्रीन हो सकती है, वीडियो गेम की स्क्रीन हो सकती है, और भी बहुत फेस टाइम और पता नहीं क्या क्या। मैं ज्यादा यूज नहीं करती, उससे मुझे पता भी नहीं है। व्हाट्सएप की स्क्रीन, है ना? तो आज किस चीज की जरूरत है? आज पेरेंट्स को ना रिसर्चर बनने की जरूरत है। इवन टीचर्स को, पेरेंट्स को। आज टेक्नोलॉजी का यदि आप सही इस्तेमाल करो ना, तो आपका बच्चे का भविष्य इतना ब्राइट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप छोटे छोटे लोग ना फाउंडर है, कोई फेसबुक का, कोई गूगल का, कोई किसी का CEO है, कोई छोटे छोटे। पर क्यों है? क्योंकि वो रिसर्चर है। आज नेट पे इतना कुछ अवेलेबल है, एज पेरेंट आप भी सीखना चाहो तो सीख सकते हो।
हम सारे टीचर्स के लिए ना आपको ताली बजानी है, क्या पूछोगे? बजाओ है। क्योंकि अचानक से ये अनइनवाइटेड गेस्ट हमारी लाइफ में आया, पेंडेमिक, है ना, और स्कूल की एजुकेशन होने वाली थी ठप, पर टीचर्स ने क्या किया? टीचर बने वॉरियर, समझ, योद्धा, सैनिक, और उन्होंने घर बैठ के यूट्यूब पे जाकर यूट्यूब ट्यूटोरियल अटेंड किया कि जूम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, MS Teams को कैसे यूज करना है, गूगल मीट कैसे करनी है, बच्चों के लिए वीडियो कैसे बनाना है, वॉइस मैसेज, इतना सीखा टीचर ने से पूरी जिंदगी में नहीं सीखा था, है ना। अब टीचर का रोल आप भी तो अदा करो, क्योंकि पेरेंट्स तो बच्चे के फर्स्ट टीचर्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट टीचर्स हो, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्कूल में तो बच्चा 5.5 घंटे रहता है, बाकी टाइम आपके साथ है। आप यदि नेट पे रिसर्च करोगे तो आप देखोगे इतनी अच्छी तरह आप बच्चे को गाइड कर पाते हो। मतलब आप यदि छोटे बच्चों की बात में करो, व्यंजन सिखाना है बच्चे को, नेट पे यूट्यूब पे आप डाल दो व्यंजन की कहानी, अव्यंजन की कहानी, पव्यंजन की कहानी, ज व्यंजन की कहानी, इतने अच्छे मेथड स्टोरी के थ्रू सिखा देंगे बच्चे को। आप बड़े बच्चों के लिए डालो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है, सिंपल वे में कैसे पढ़ाऊं, एक्टिविटी बेस्ड, आप गूगल पे डालो, दिन रात पढ़ाना है, यूट्यूब वीडियो मिलेंगे आपको, दिन रात बच्चा इतनी आसानी से पढ़ लेगा। आज ऑनलाइन का जमाना है, कितनी चीजें बच्चों के लिए मुफ्त में पढ़ी हैं, सैंपल पेपर मुफ्त, जेईई की तैयारी करनी है, बायजूस के फ्री लेसन्स हैं नेट पे, पर क्या है कि पेरेंट्स कहाँ लगा रहे हैं अपना टाइम? व्हाट्सएप पे रिश्तेदारों से घंटे बात हो रही है, चैट हो रहा है, बच्चों के लिए टाइम निकालो, आप इन्वेस्टमेंट बच्चों में करो। जब बात आती है ना स्कूल में, सिस्टर सोचती है चलो बच्चों के लिए ना कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स की अच्छी बुकें हैं, बड़ा क्रिएटिव है, बहुत अच्छी बच्चों की लर्निंग हो जाएगी, आप सोचते हो 20 रुपए फालतू क्यों ढूंढे, NCERT की किताबें चाहे डल हो कोई बात नहीं, आप इसको ना इन्वेस्टमेंट में नहीं देखते हो। आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो सैलेड आप 20 रुपए में घर में खा सकते हो, उसके लिए 200 रुपए देने को तैयार हो। आप बिलीव करोगे, मैं जब पेरेंटिंग सेशन स्कूल में ऑर्गेनाइज होता है, मुझे पता चलता है पेरेंट्स नहीं आए, क्यों नहीं आए? मैं तो आज हमारे शहर में ना साड़ियों की सेल लग रही थी बहुत अच्छी, तो सारी लेडीज वहां चली, ये सच्चाई है या झूठ बोल रही हूं? पता नहीं है, हम लोग को ऐसा नहीं करते। हाँ, तो मैं आप जैसे बहुत कम लोग हैं जिनको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी क्लियर है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। एक में गाइडेंस है कि बच्चे के लिए कोई देने आया है दूर से, उसको कुछ तो ज्यादा तभी वो बता रहे हैं खड़े होते, तो वो सेक्शन अटेंड करना ज्यादा जरूरी है। अपने घर के काम छोड़ के भी अटेंड किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रोज तो नहीं हो रहा, कभी हो रहा है ना। तो बच्चों को देना है हैप्पीनेस, बच्चों को देना है हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, हर तरह की हेल्थ, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, हेल्दी हैबिट्स, हैबिट अच्छी बन गई ना बच्चों की, बच्चे डिसिप्लिन में रहना सीख गए। देखो, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा फर्क नहीं है, हम सबका हार्डवेयर सेम है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, ना आपका भी वैसे ही, मेरा भी वैसे ही है। पर यदि कोई ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे धीरूभाई अंबानी हो, वो हार्डवेयर से नहीं बने। आपके भगवान ने उनको भी उतनी दी है, कान उतने ही है, पर किससे ऊपर आए हैं? उनकी सॉफ्टवेयर से। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड अलग है। जिस दिन आपने बच्चों को एक्स्ट्रा डिसिप्लिन सिखा दिया, एक्स्ट्रा टाइम मैनेजमेंट सिखा दिया, एक्स्ट्रा प्लानिंग सिखा दी, एक्स्ट्रा सिंसियरिटी, डेडिकेशन, एक्स्ट्रा सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, ये सब सिखा दिया ना, डिग्री इतनी काम नहीं आती, पर जिंदगी में स्किल्स काम आती। वीडियो में क्या बताया उसने? कहा अकर्मिया आत्मनिर्भर बनना सिखाओ बच्चों को, पैसा तो अपने आप कमा लेगा, वहां ध्यान देना है, समझ आया? तो हेल्दी हैबिट सिखाना बच्चे को बहुत जरूरी है। और ये जो सब हो रहा है ना, फेक वीडियोस,
इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, मन में ऐसा डर बैठ जाता है, क्या काशी मठ में ऐसा पता चला वो 10 साल पुराना बूढ़ा है। तो इन सब चीजों से हमें बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, हमें बच्चों को सिखाना क्या है। ये पैंडेमिक आया था, इसमें कोई डिग्री किसी की काम नहीं आई, किसी का पैसा काम नहीं आया, किसी का सोशल स्टेटस काम नहीं आया, काम आया तो क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल रहे, डिसिप्लिन में रहे, घर के बाहर नहीं निकले, खाना हेल्दी खाते रहे, मैं ये नहीं कहती सब इसीलिए बीमार हो गए, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, एज फैक्टर था, जो लोग पहले से बीमार थे उनके लिए। लेकिन जो लोगों ने थोड़ा ध्यान रखा अपना, हाथ धोते रहे, मास्क लगाते रहे, वैक्सीनेशन समय पे लगा, वो इस बीमारी को झेल गए, है ना, मतलब हेल्दी रहे। पर जिनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी या फैमिली सपोर्ट नहीं था या मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी, डिसिप्लिन नहीं था, वहां वो लोग जो थे वो उस पैंडेमिक को नहीं झेल पाए। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें जो है आपकी डिग्री काम नहीं आती। किसी के घर पे किसी फैमिली मेंबर का लॉस हो गया, डिग्री कुछ नहीं करेगी, आपको अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा, हिम्मत काम आएगी। मैं ये समझाना चाहती हूँ। तो बच्चों को हिम्मती बनाइए, साहसी बनाइए, विनम्रता सिखाइए, बच्चों को ये सिखाइए कि फेलियर बुरी नहीं होती है, पर फेलियर से हमें कुछ सीखना होता है। फेल तो हम सब होते हैं, किसी को ड्राइंग नहीं आती, किसी को पेंटिंग नहीं आती, किसी को स्पोर्ट्स नहीं आता, किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे हवाई जहाज चलाना नहीं आता, फेलियर तो हम सब हैं। लेकिन फेलियर को एक लेसन की तरह लेना और उससे आगे बढ़ाना। ये नहीं कि फेलियर को लेकर डिप्रेशन में आ गए, भाई मेरे से ये नहीं हुआ, मेरा ये डिसीजन गलत हो गया, वो गलत हो गया। अरे भाई, भगवान ने आंखें सामने दी है, पैर सामने दिए हैं, यानी हमें होपफुल रहना है जिंदगी में, फ्यूचर को देख के चलना है। पास्ट में मैं कुछ नहीं बदल सकती, जो हो गया वो समय बीत गया, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। करोड़ों रुपए भी खर्च दूं तो एक समय का एक क्षण भी वापस नहीं आ सकता। हमें क्या करना है, फ्यूचर में कुछ अच्छा करूं, जिंदगी में कुछ ऐसा करूं जो मेरा दूसरे लोग एक एग्जाम्पल ले सके। वो चीज बच्चों को सिखानी है, उनको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में सिखाना है, उन्हें काइंड रहना, कंपैशन रहना, वैल्यूज सिखानी है, ठीक है। ये चीजें लाइफ में काम आती है। हाई थिंकिंग यानी अच्छा सोचना, ऑनेस्टी टू सेल्फ, ये सब सिखाना है, ठीक है। मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। और पेरेंट्स, यू आर द फर्स्ट टीचर। आपका स्कूल के साथ एक अच्छा टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। टीचर्स के अंदर फेथ रखना। आज सुबह मैं देख रही थी कुछ पेरेंट्स को कंप्लेन आ रही थी, आप मैम आपने हमारे बच्चे को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कराया, ऐसा नहीं वैसा नहीं। देखेंगे स्कूल में टीचर्स की बेस्ट कोशिश रहती है कि सब बच्चों के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ऐसा तो नहीं होता है हर प्रोग्राम में आप ही का बच्चा पार्ट ले, सबको चांस देना होता है। तो ऐसा होगा कभी आपके बच्चे का नहीं आया चांस तो आप नर्वस ना हो जाए। एंजाइटी में पेरेंट आ रहे थे, मैम मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रही थी, मतलब क्या करता है बच्चे में इतना खो जाता है, आज मतलब लव जो है ना वो ब्लाइंड एक तरह से, तो वो सोच ही नहीं पाता कि भाई इस बार चांस नहीं हो तो मैम से करके प्यार से बात करो, मैम मेरे बच्चे को इस बार चांस अगली बार देख लेना। पर क्या फेथ खो देता है टीचर के ऊपर, जरा सा कान मुंह कर दिया, अरे आप नहीं करते घर में बच्चे को, क्या घर में बच्चे से बड़े प्यार में करते। ये दो बच्चे लड़ रहे एक दूसरे का गर्दन पकड़ के खड़े हुए, तो टीचर का पहला काम क्या होगा, इसको अलग करना ना, या कहेंगी नहीं डांटूंगी मारूंगी बच्चे को, सीबीएसई मेरे ऊपर एक्शन ले लेगी। आप ईमानदारी से बताओ, यदि टीचर आपके बच्चे को बिल्कुल डांटना छोड़ दे, टू मच फ्रीडम दे दे, जितना बातें करनी है करो क्लास में, जितना उद्दंड बनना है बनो, जितना जिद्दी बनना है बनो, तो अल्टीमेटली नुकसान है। तो इसलिए स्कूल के साथ एक सक्सेसफुल टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ट्रस्ट,
विश्वास रखो। पहले का टाइम तो हम कहते थे गुरु को भी दो खड़े कांपते काबू पाओ, तो गुरु की इतनी इज्जत थी। आज वो इज्जत ना टूट रही है। आप इज्जत नहीं कर रहे तो बच्चा भी इज्जत नहीं कर रहा है। इस चीज को आपको समझना है। हर बच्चा अलग है, यू नो। कुछ बच्चे वर्ड स्मार्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग। कुछ बच्चे बड़े क्रिएटिव नेचर के होते हैं, उनका विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन बहुत अच्छा चलता है। कुछ बच्चे साउंड स्मार्ट होते हैं, आप देखते हो टैलेंट शो में कितना टैलेंट निकल के आता है। कुछ बच्चे लॉजिकल मैथमेटिकली स्मार्ट होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपका बच्चे में हर कुछ हो, पढ़ाई में भी बहुत स्मार्ट हो, रीडिंग में भी बहुत एक्सपर्ट हो, स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्सपर्ट हो, गाना भी बहुत अच्छा गाए। नहीं, आपको ये ढूंढना है मेरा बच्चा किस चीज में अच्छा है, उस चीज में मैं बच्चे को आगे कैसे बढ़ा सकती हूँ। क्योंकि हर बच्चा आर्टिस्ट नहीं बनेगा, हर बच्चा IIT इंजीनियर नहीं बनेगा, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, पर हाँ कुछ ना कुछ तो बनेगा अच्छा, यदि आपका मार्गदर्शन सही रहा तो। ठीक है, तो वो सही मार्गदर्शन कैसे देते हैं ना, एप्रिसिएशन, बच्चे की तारीफ करना है। शब्दों के ना हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि का काम दूसरा करेगा। एक बच्चे को टीचर या पेरेंट को जितना उल्टा सीधा कहती है कि बच्चा सुसाइड करने पहुंच गया, और दूसरे को टीचर ने कुछ इतना अच्छा कहा कि बच्चे को भाई मेरी मैडम को मेरे ऊपर कितना विश्वास है, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, है ना। तो आपके शब्द जो है ना ये बहुत 90 तुल्य होने चाहिए बच्चे के, ठीक है। तो शब्दों का बच्चों के साथ सही प्रयोग करें, उपयोग करें, ठीक है, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। और बच्चे को बाउंड्री वॉल्स जरूर दे, जैसे हम ये नहीं खेलने गए तो 4 घंटे खेल रहा है, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाए बच्चे का, बच्चे को समझ आए कि टाइम टेबल की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं 4 घंटे टीवी नहीं देख सकता, 4 घंटे मोबाइल फोन पे नहीं रहूंगा, ये मेरा रूटीन होना चाहिए। इस तरह की लिमिट्स जो है वो बच्चे को अपने देनी है। आगे पीछे रहता आप कहाँ जाओ इतना ज्यादा भी लाइफ में इंटरफियर ना करें, थोड़ी फ्रीडम भी दें, लेकिन नॉट टू फ्रीडम, ठीक है ना। और कभी भी बच्चे के साथ ना इतना डर उसके अंदर पैदा ना कर दें कि वो किसी लूज करता है, या खाना खाने बैठे और बच्चे को लेक्चर शुरू। खाना खाने का टाइम जो हमारे समय में होता था ये बड़ा प्लेजेंट टाइम, हंसते थे, बातें करते थे, मन ही नहीं करता था टेबल से उनको। और आज बच्चा ऐसा लगता है उसे सफोकेट कर दिया, दम हो गया मेरा, ये भी मेरे पीछे पड़ गया, वो भी मेरे पीछे पड़ गया, वो भी मेरे पीछे। इस तरह की चीजें जो है नहीं आनी चाहिए बच्चे के सामने, ठीक है। रूल्स जो है फर्म होने चाहिए कई चीजों में। जैसे कि मेरा बच्चा जब 17 साल 18 साल का था, मुझे उसने बड़ा प्रेशर दिया, मम्मी आसपास के सारे बच्चे गाड़ी चलाते हैं, आप मुझे नहीं गाड़ी चलाने देते। वो उसने मुझे एक बार ऐसे भी कही, मतलब बस मदर इन अ वर्ड, क्योंकि आप मुझे गाड़ी नहीं चलाने देते हो। पर मेरे हस्बैंड और मैंने एक चीज बिल्कुल डिसाइड कर ली थी, जो हाई रिस्क बिहेवियर होते हैं ना, हाई रिस्क, जिससे हमारा भी नुकसान हो सकता है, बच्चे का भी नुकसान हो सकता है, बहुत कुछ दूसरे का नुकसान भी हो सकता है। जैसे किसी को बुली करना, जैसे ड्रिंक करके ड्राइव करना, ऐसे बिहेवियर्स में हमसे बिल्कुल हानि करेंगे। आप इस गाड़ी चला रहे हैं, आपने पोल, इलेक्ट्रिक पोल पे गाड़ी मार दी, आपकी डेथ हो गई, आप पूरी लाइफ के लिए पैरालाइज हो गए, फिर हम पछताएंगे ना बाद में। तो वी वर वेरी फर्म कि जो ऐसे बिहेवियर है, हाई रिस्क है, उस पर हम दोनों ने बिल्कुल फर्म रहना है, कठोर रहना है, नहीं यहाँ करके नहीं है। तो यही चीज मैं आपसे कहती हूँ। कुछ भी ऐसे बिहेवियर है, बच्चे आपको कितना भी ब्लैकमेल करें, आप प्लीज उनके ब्लैकमेलिंग में मत आइएगा। हाँ, जहाँ छोटे मोटे बिहेवियर्स हैं, बच्चे ने कहा मम्मी प्लीज फ्रेंड के साथ रहने जाने दो मुझे, हाँ, या टाइम स्पेंड करने दो, मूवी जाने दो, कोई बड़ा साथ जा रहा है, कोई बात नहीं, बच्चे को भेज दीजिए। धीरे धीरे हमें फ्रीडम सिखानी है, क्योंकि कल को बच्चा हॉस्टल में भी जाएगा, तब तक आप पीछे 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 घूमोगे, है ना। तो उनको रूल्स के साथ नहीं होती। There are no perfect parents. We don't get married to a
परफेक्ट पर्सन, हमारी शादी कोई जो व्यक्ति से भी होती है वो पूर्ण तरह परफेक्ट नहीं होता, पर जिंदगी कैसे चलती है जब उसी पर्सन में हम अच्छाइयाँ ढूंढ लेते हैं और बुराइयों को इग्नोर करते हैं, तब हमारी जिंदगी आगे चलती है। कॉम्प्रोमाइज है ना, हम जब गुजार के बड़ी अच्छी लाइनें याद आती हैं, कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के टाल दिया करो। यूं तो मुश्किलें बहुत है तुम्हें भी और मुझे भी, कुछ मुश्किलों को वक्त पर डालना क्या पता कल हो ना हो, इसलिए सारी हसरतें आज ही निकाल दिया करो, समझौता करना सीखो, क्योंकि किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से अच्छा है थोड़ा सा झुक जाना। अपनों से रूठकर मनाना भी आना चाहिए, सबके दिलों में रहना आना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको किसको सिखानी है? अपने बच्चों को, ठीक है। परफेक्शन जिंदगी में नहीं मिलेगा, सब कुछ अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, पर जिंदगी में ऊंचाई नीचाई सब आएगी ऊपर। जिंदगी कभी बहुत अच्छा दिखाएगी, कभी कम दिखाएगी, पर हर स्थिति में खुश रहना। ये जो खुशी है ना, ये भगवान की बहुत बड़ा वरदान है। जब ये खुशी आपसे छूट जाएगी तो आपको लगेगा जिंदगी कैसी है ना। तो जिंदगी को हंसते हंसते बिताना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो मैंने बताया है कि हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना नहीं करना है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम बच्चे को सुधारने जाने, लेकिन सबसे पहले अपने आप उसे अडॉप्ट करें। अब बोलने से नहीं हो पाएगा। अब मैम सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैम थोड़ा ये हमको गाइड कर दे कि हम किस प्रकार की दिनचर्या रखें, या हो सकता जैसे मैंने स्क्रीन के बारे में बता दी, इस मोबाइल के फोन के अंदर अगर 100 बुराइयां हैं तो 1000 खूबियां भी हैं। अगर 100 बुराइयां हैं तो 1000 खूबियां भी हैं। अगर हम 100 बुराइयों को लेकर चलते हैं तो गलत रास्ते में जाएंगे, लेकिन अगर हम 1000 खूबियों में से एक भी खूबी पकड़ लेते हैं तो हम सही रास्ते पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको अपनी दिनचर्या, या हम उस स्क्रीन से अच्छा क्या दे सकते हैं, हम अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। एक से आजकल अच्छे काउंसलर आते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। मैं खुद अगर अपना मोबाइल दिखाऊं तो इसमें 100 से 150 वीडियो जो है उसमें काउंसलर जो बड़े बड़े सभी बाबा, आजकल क्या है कि अगर बाबा का नाम आता है तो हमारे दिमाग में नेगेटिव चीजें आती हैं, वो चीज छोड़ो। एक बंदा कौन बोल रहा है वो चीज मत देखो, बंदा क्या बोल रहा है वो चीज जरूरी है। तो सबसे पहले हमको खुद पे ये ट्राई करना पड़ेगा, तभी हम बच्चे को सुधार सकते हैं। लेकिन हम खुद तो जो है चैटिंग पर लगे हुए हैं, बच्चे को सोचेंगे कि ये नहीं करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। बोलने का मतलब है कि खुद सुधार अपने से करना पड़ेगा। थैंक यू। आपको ना अच्छा एग्जाम्पल खुद करना पड़ेगा। आप बिलीव करोगे, मेरा एक रूल है, मैं जब वॉक पे जाती हूँ कभी मोबाइल मेरे हाथ में नहीं बजता। किसी को भी कोई फोन आ रहा है, मैंने एक टाइम सेट कर रखा है, आप इतने से इतने बजे में मुझे कॉल करके मैं उठा लूंगी। मैं हर समय फोन अटेंड नहीं करती, मैं कहती हूँ आपको मेरे से बात करनी है, आप मैसेज देखो। जब मुझे समय मिलेगा, जब मेरा मैसेज देखने का टाइम होगा, उस समय मैं मैसेज दूंगी। और यदि मुझे लगेगा बहुत अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके हाथ जवाब दे दूंगी। पर मुझे लगेगा कि नहीं, इसको मैं अभी मेरे घर की कुछ प्रायोरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस काम को मैं बाद में भी कर सकती हूँ, तो वो मैं काम बाद के लिए करती हूँ, है ना। तो मतलब लाइफ में एक अच्छा सा रूटीन होना। मैं बच्चों को भी कहती हूँ, फेस एग्जामिनेशन का वॉल्यूम मुझे पता नहीं था, मोदी जी ने कल बाइक कर अखबार में पढ़ रही थी, तो मैंने देखा वो मोदी जी ने किताब निकाली है जिसका नाम है एग्जैम वॉरियर। तो मैं अपने हस्बैंड से हंस रही थी, मैंने कहा 2 साल से मैं यही जॉब ले रही हूँ, फेस एग्जाम लाइक अ वॉरियर। और बच्चों को ये वॉरियर वर्ड यूज करती हूँ इसलिए कि वॉरियर अंत तक लड़ता है, हार नहीं मानता। उसको ये पता होता है कि जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है, उसको ये पता होता है कि फोकस इस पे नहीं करना, रिजल्ट क्या आएगा, मैं हारूंगा या जीतूंगा, फोकस करना है मेरे एफर्ट्स पे। तो मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ
रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में ना, उतना तो करो, एफर्ट तुम्हारे हाथ में, रिजल्ट अच्छा अपने आप आएगा। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, तुम आप हो कौन सा? तो मैं जैसा पूछता है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, तो एज ए पेरेंट्स मैं अपने बच्चे से सेटिस्फाइड हूँ। मतलब बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो उनको मेहनत करना सिखाना है, दूसरों का सम्मान करना सिखाना है, वैल्यू करना सिखाना है। उससे पहले हमें बच्चे को खुद की वैल्यू करना सिखाना है, क्योंकि बच्चा जब खुद की वैल्यू करना सीखेगा ना, वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। कितनी भी परेशानी अपने से प्यार करो, कितनी भी परेशानी आएगी, वो खुद सुसाइड कभी नहीं करेगा अगर वो खुद की वैल्यू करना सीखेगा। दूसरी बात है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, हम अपना टाइम मोबाइल में इन्वेस्ट करते हैं, हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चों की वजह से बिल्कुल मोबाइल छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल छोड़ना भी नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब उतना भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हम 2 घंटे करें तो बच्चे भी 2 घंटे करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो बच्चे को हम चाहेंगे हम लोग आधा घंटा दें और अपना 2 घंटे करें, तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम हमेशा मोबाइल में अच्छी चीज़ें देखें, चाहे लेडीज अपनी बुनाई वाली, सिलाई वाली, सॉरी मैम, 1 मिनट बाद जब ऑनलाइन क्लासेस हो ना, तो पेरेंट्स को क्योंकि अपने फोन बच्चों को देने पड़े, पेरेंट्स इतना घबराए कि मैं बता नहीं वही बोलना चाहिए, क्योंकि जो हम देखते हैं मोबाइल वही दिखाता है। अगर हम गलत चीज़ें देखेंगे ना, वही चीज़ें आएंगी मोबाइल में। अगर हम सीरियल्स देखते हैं तो सीरियल्स ही आते हैं, हम कुछ क्रिएटिव आर्ट्स देखते हैं तो क्रिएटिव आर्ट्स ही आती है। जेंट्स लोग थोड़ा सा हंसने हंसाने वाले या मारने पीटने वाली, एक्शन वाली चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, तो उनके इसमें वही चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो मेरे हस्बैंड भी अपना फ़ोन कभी नहीं देते हैं बेटे को, मैं ही देखती हूँ अपना। तो अगर हम वही चीज़ देखेंगे तो कभी कुछ अलग चीज़ दिखाई देगी, तो इसका मतलब बच्चा देख रहा है, तो हम इस चीज़ से अलर्ट हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी भी बच्चों पर शक ना करें, शक करें लेकिन उन्हें ना जताएं कि शक कर रहे हैं। तो बच्चे को ये फील नहीं होती कि माँ बाप उन पर शक करते हैं। कभी मैंने अपने बच्चे को जो बताया, मैं वो बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने अपने बच्चों से कहा है कि जैसे कमरा एंटर होता है, बच्चा उधर को दाएं बाएं पढ़ता है, तो मैं कहती हूँ अपनी स्क्रीन को दरवाजे की तरफ रखो, मोबाइल है तो टेबल पर रखो, ताकि मैं कभी भी गुजरूँ तो मुझे उसकी स्क्रीन दिखाई दे कि वो क्या देख रहा है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने घर में। और वो क्या मुझे ये सब जो हुआ ये स्कूल के वजह से नहीं, ऐसे क्रिएट करके स्कूल का बदनाम लेता है। बट आजकल की जनरेशन में देखा इतने की जैसे ना शादी के बाद ही बदल होते हैं। सर अपना एक्सपीरियंस बताने लग रहा है, सर आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इतना जल्दीबाजी क्यों? टाइम तो है, ये टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। जी जी जी। 5 more minutes, please. So my name is Arun Krishna, मैं पीएसएन से आया हूँ। प्लीज थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे। अभी तक मैं आपने कल्चर बताया कि किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए घर का। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल बता रहा हूँ आपको। सब लोग जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड ब्रेन अलग होता है, राइट हैंड साइड ब्रेन अलग होता है, सबको पता होगा। एंड इससे हम लोग इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ स्टडीज से। सो स्टडी से किस तरह से कनेक्ट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज लेफ्ट हैंड साइड ब्रेन जो है वो बेसिकली काम करता है सोशल स्किल्स पे, क्रिएटिविटी पे, एंड राइट हैंड साइड स्किल्स काम करता है, राइट हैंड साइड का ब्रेन जो स्किल्स है वो बेसिकली काम करती है बॉडी मैकेनिज्म को चलाना प्लस नंबर्स के साथ डील करना। ओके, सो इसका इम्पैक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बेसिकली इसके पीछे हिडन फैक्ट है। सपोज हर एक इंसान की लाइफ में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। सो जो जिस तरीके के व्यक्ति है उसको अपने तरीके के व्यक्ति कई बार अच्छे लगते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि कोई बच्चा है क्लास 3rd में और अपना लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेन ज्यादा यूज करता है, तो वो बड़ा होकर के सामाजिक निकलेगा। वो इसलिए सामाजिक निकलेगा बिकॉज क्लास 3rd से लेकर के वो 25 साल 30 साल 40 साल अपना लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेन ज्यादा यूज कर रहा है।
तो जिसको वो पॉलिश करेगी उसी टाइप की पर्सनालिटी बनेगी। हमको पता नहीं चलता कि वो बच्चा किस तरीके से किस समय कौन से साइड का ब्रेन यूज कर रहा है। सेम थिंग अगर कोई बच्चा अपना राइट हैंड साइड का ब्रेन यूज कर रहा है, वो एनालिटिकल्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या समथिंग, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो साथ में ऐसे जब अपना काम होता तभी नजर आते हैं, अदरवाइज नजर नहीं आते। तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही राइट हैंड साइड का ब्रेन यूज किया है। सो पॉइंट ऑफ दिस ईयर मैम के सिस्टर के सहयोग से हम लोग एक करिकुलम इसमें ऐड कर रहे हैं। वो बेसिकली करिकुलम इस तरीके से है कि हम जो बच्चा है जिस भी क्लास में होगा, वी आर ट्राइंग टू कम कि वो अपना लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वली यूज करेगा एंड राइट हैंड साइड भी यूज करेगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ करिकुलम। वो अगर सपोज क्लास में एक्सरसाइज करा रहे हैं तो एक्सरसाइज होगी लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। बाय दैट मींस एटलीस्ट हम लोग कोशिश ही करेंगे कि पूरा क्लासरूम एक प्लेटफॉर्म में आने की कोशिश हो पाए। हम ये नहीं कहते कि 100% हो जाएगा, दैट कैन बी अप्रॉक्स 5% होता है, 10% होता है, लेकिन वो 10% भी अगर होता है तो आने वाले 25 सालों में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। ओके, अभी आप लोगों को थोड़ा कैसा लगा ये वर्कशॉप? बहुत अच्छी। ठीक है, देखिए यूजुअली जब उस स्कूल में कुछ कार्यक्रम होता है, स्टार्टिंग वेलकम एड्रेस होती है, अंत में वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद की 2 शब्द। आज हम लोग धन्यवाद को 2 शब्द मैं नहीं बोलूँगी, आप लोग खुद बोलेंगे, कैसे मैं बताऊँगी। इधर कुछ लोग यहाँ वहाँ ज़्यादा समय नहीं है, एक चीज़ आपने सीखा ये वर्कशॉप में, आप उसको कैसे आप प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे आपको इसको लागू करेंगे। सबसे पहले आपका लाइफ में, उसके बाद आपका बच्चे के पेरेंट्स को दी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा सीखे, लेकिन हम खुद वो काम नहीं कर पाते। तो आपने पेरेंट्स को भी एक नई राह दिखाई है, जहाँ से हम अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करेंगे कि हमें खुद से ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी अच्छी राह पे चलें और खूब आगे बढ़े। और आपसे ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कम से कम 6 मंथ में एक बार प्लीज यहाँ पे आए और हम लोगों का भी मार्गदर्शन करें, जिससे कि हम अपने बच्चों की कमियों को और अपनी कमियों को देखें और उनमें सुधार करें। और आप हर बार नई यहाँ से हमें शिक्षा देते रहेंगे, जिससे हम अपने और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके और उन्हें खूब आगे बढ़ा सके। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है भावना। थैंक्स कहना चाहती हूँ सिस्टर को कि उन्हीं की बदौलत ये सेमिनार आयोजित हुआ है और कीमती समय हमें दिया है। और मुझे हम लोग जानते हैं, पेरेंटिंग के टिप्स जानते हैं, हम लोग पेरेंट्स हम लोग बहुत अच्छे से अपने बच्चों को डील करते हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को जरूरत के हिसाब से खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। हम जानते सब कुछ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है, जो मैम ने हमें सिखाया है। और हमें सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी हमने यहाँ सीखा है 100% हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें से 20%, 30% भी वो चीजें इम्प्लीमेंट कर सके खुद पर, तो हमारे बच्चे पे उसका इफेक्ट 100% दिखेगा। और मैं सभी आपको बहुत थैंक यू। सब लोग समझदार हैं और कमियां क्या है ये भी पता है सबको, और सबको मालूम भी हो रही है कि हमें खुद में पहले चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी हम बच्चों को आगे हम जैसा चाहते हैं वैसा देख पाएंगे। संस्कार की जब बात आती है, मैं वही कहूँगी कि संस्कार सिखाए नहीं जाते, संस्कार दिखाए जाते हैं। अगर हम ये कि हमें बेटा दादाजी ने पैर छुओ, दादाजी नानाजी ने ये करो, लेकिन अगर बच्चा हमें खुद अपने बड़ों की इज्जत करते नहीं देखेगा तो वो कभी नहीं करेगा। तो बस ये सेशन थोड़ा और लंबा होना चाहिए एक्चुअली माय नेम इज मंजू पाटकर। कि सर ने अभी बोला था कि सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि भारत के भी देवभूमि उत्तराखंड में हम पैदा हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। सेकंड थिंग, मुझे मैम की बात, आपकी बातें तो मुझे सारी बहुत अच्छी लगी हैं शुरू से एंड तक की। मैंने इसीलिए एक भी चीज मिस नहीं की अपने वीडियो में क्योंकि मेरा बेटा पढ़ता है 6th क्लास में यहाँ पे, तो उसके पापा ऑफिस जाने की वजह से अटेंड नहीं कर पाए, तो मैं चाह रही थी कि वो सारी कुछ बातें वो सुने, तो इसलिए मैंने सारा वीडियो बना दिया। सेकंड, मुझे मैम की बात भी अच्छी लगी
कि मतलब बच्चों को ना ये नहीं लगना चाहिए कि हम उन पे किसी भी चीज़ को लेकर के डाउट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, छोटी छोटी बातों पर उनसे मतलब हर बात पे क्वेश्चनिंग करना, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, थोड़ा बहुत उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। सेकंड थिंग, मेरा बेटा तो अभी छोटा है, मैम ने कहा बर्तन वर्तन मांजने में हेल्प कर देता है, मैंने भी अपने बच्चे को सिखा रखा है। बहुत सारे बर्तन मैं उसे नहीं कहती हूँ कि तू मांज दे, लेकिन अपनी एक प्लेट लास्ट में सिंक में जब रहती है तो मैं उसको हमेशा ये कहती हूँ कि अपनी प्लेट को खुद मांजना सीखो। हम पहले से कहते थे ना कि बेटे ये काम नहीं कर सकते हैं, बेटे झाड़ू नहीं लगा सकते, बेटे बर्तन नहीं मांज सकते, मतलब अब सबकी मेंटालिटी थोड़ा चेंज हो गई है। बेटा बेटी में वैसे भी मतलब किसी भी एंगल से फर्क नहीं समझना है। सारे पेरेंट्स सब पढ़े लिखे हैं तो सबकी सोच ना बदल रही है। मेरी शादी को हो गए थे 12 साल, तो जब मैं नई ससुराल में गई थी तो मुझे ना मेरे इन-लॉज बहुत ही अच्छे मिले, बहुत अच्छे। मेरे ससुर जी क्या कहते थे अपने बेटों से, तुम उसी को देखे रहते हो, अपने अपने बर्तन मांज दिया करो, लास्ट में सिंक में केवल उसके खाए बर्तन होने चाहिए। ये मेरे सास ससुर कहते थे हमेशा मेरे दोनों देवरों से और मेरे हस्बैंड से। और मेरे देवर लोग, उनकी आदत अभी भी है, क्यों मुझे नहीं देखे रहते थे कि भाभी ये काम करेगी, झाड़ू करेगी, पोछा करेगी, बर्तन करेगी, तो मतलब वो मेरी पूरी हेल्प करते थे। ऑल ओवर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब जहाँ पे मैं अपने आप को लकी समझती हूँ, मायके से भी और ससुराल से भी। थैंक यू सो मच कि मुझे ऐसी फैमिली मिली और बच्चा मिला जो कि मतलब जिसकी हर आदतों से मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारे अंदर जो भी बुराई है हम सब जानते हैं, लेकिन जो मैंने बताया था वो हम आज ही से थोड़ा बहुत भी स्टार्ट करेंगे तो हम आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसको अप्लाई करना है वो सभी जानते हैं, बट मुझे आपसे ये सब तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ सारी चीज़ें, पर सिस्टर मुझे आपसे यही बोलना है कि बच्चों की एबेकस क्लासेस आप स्टार्ट करने वाले थे, उसके बारे में बात हुई थी, ठीक है, वो भी आप उस पर भी थोड़ा काम कीजिए उसके बारे में भी। और दूसरा सिस्टर, आप जो अब नई शिक्षा नीति स्टार्ट होने वाली है, मैं चाहती हूँ उसके बारे में भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हमें समझा दीजिए कि मतलब हाँ बस वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी कोई चीज़ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। 26 जनवरी के बाद बिकॉज मैं उससे बिलोंग करता हूँ। यदि चालू नहीं हुआ है ये तो अगर आ गया तो श्योरली जब तो अपनों को न्यू सिलेबस आ गया तो जरूर पेरेंट्स को भी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाएगा, अगर नहीं तो आप लोग कैसे समझेंगे। अभी तक हम लोग को कोई खबर नहीं आया है, तब उसके पहले मैं क्या समझाऊँ। अभी फिलहाल जो भी है वैसा ही चलेगा, देखेंगे क्या हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। 2024 onwards, अब next 2 years, that will be 24 मतलब 20 ये सब पब्लिशर्स हैं, मोस्टली होगा। ओके मोस्टली होगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सिस्टर। मेरा नाम रंजीत सोनानी है, मेरा बेटा 93C में पढ़ता है, काव्यांश सोनानी। आज हमने यहाँ के बहुत सारी चीज़ें सीखी जिसे कि हम डेली रूटीन में कुछ होते तो थे, लेकिन उसे हम कुछ अपने ऊपर वो नहीं कर पाते, लेकिन आज से इस चीज़ को हम अपने लाइफ टाइम में करना चाहेंगे। और मैम से रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मैम जिस तरह का सेमिनार आज आपने पेरेंट्स के लिए किया, उसी तरह का सेमिनार एक बार आप बच्चों के लिए कीजिए। जिस तरह से हमें लगा कि बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन उसी तरह से अगर बच्चे के मन में भी ये चीज़ आए कि हाँ हमें पेरेंट्स के लिए ये चीज़ करनी चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मैं आगे सोचती हूँ, क्योंकि यहाँ मैम जब पहले पेरेंट्स को थोड़ा दे देंगे टिप्स, बच्चे अभी हमको मालूम हो गया मैम काउंसलिंग भी करती हैं, स्टूडेंट्स काउंसलिंग, पेरेंट्स के लिए भी काउंसलिंग करती हैं, वर्कशॉप किसी प्रकार करती है, तब आप लोग फीडबैक से मुझे समझना चाहिए कि आप लोग बहुत खुश हैं मैम की सेमिनार से। मैं आगे भी वादा करती हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा चिंता मेरी है। आप केवल जन्म दिया है,
मैं जन्म देते रह रही हूँ बच्चों को हर बात पे। हाँ? प्रूफ हो गया, थैंक यू। लेकिन ये मेरी आदत है मैम, मेरी आदत है, क्योंकि मैं आने के बाद बच्चे पैंडेमिक के बाद कैसे थे अभी कैसे हो गया मुझे मालूम है। काफ़ी पेरेंट्स हमसे फीडबैक दिया। अगर आज मैंने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहा है उन्हीं के भलाई के लिए, इसलिए थोड़ा फोकस रह रहे हैं बच्चे हर बात पे, हर चीज़ पे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं 100% सक्सेसफुल रही हूँ, 90% तो हो चुका है। लेकिन मुझे ये डिमांड है आप लोगों से, ये डिमांड यही है, देखिए मेरा ऑब्जर्वेशन है बच्चों का हेयर स्टाइल बदलिए बॉयज। आज कल तक मैंने अभी भी कुछ बच्चे जो हेयर स्टाइल नहीं बदला है, उन लोगों का क्लास में बैठ के जब टीचर पढ़ाती है हमेशा दे ब्रश थ्रू देयर हैंड्स। ब्रश थ्रू मींस मैं एक्ट करते देखो यस मैम आई एम लिसनिंग। इतना नाटक बच्चों इतना सीख लिया, टीचर हर मिनट पर अपना पढ़ाई रोक के फिर बच्चों को टोकना पड़ता है ना। ये कौन करेंगे? क्यों आप पैसा देकर जब बच्चे हेयर कट काटने अगर बार्बर के पास जा रहे हैं तो प्लीज यू अकम्पनी, प्लीज सेंड you go with them. Otherwise, ask your husband to go and make sure. See, policemen, military, and army में जो है और school, these three वर्ग के लोग ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं। मैम आप जानती हैं। और दूसरी बात मैं देखिए, मुझे आप लोग कुछ फीडबैक दे दीजिएगा। मैं यहाँ मैं तो साउथ इंडियन से मालूम है, मेरी बातचीत से आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन 30 साल से ज़्यादा मैं यहाँ नॉर्थ इंडिया में रह चुकी हूँ। नॉर्थ इंडियन कल्चर नहीं कर रहा है, स्ट्रेस में आ चुके हैं बच्चे, बहुत स्ट्रेस में, विशेष रूप से लड़की लोगों के लिए। कुछ भी नहीं, मैंने आपसे दोस्ती किया, जब आपका डिमांड जो है मैंने पूरा नहीं किया, तुरंत आप मेरे साथ मेरा जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते हैं। यही हो रहा है हमारे बच्चों के बीच में। अगर आप थोड़ा सा अपने बच्चों को प्रति ख्याल में प्यार करते हैं, अपने बच्चों को भविष्य देखना चाहते हैं, तो आपका भी बहुत बड़ा रोल है। केवल हमेशा स्कूल की तरफ से मदद नहीं है, स्कूल वाला जो करना है हम करेंगे। आप अगर सही नहीं है तो मोस्ट वेलकम, कम टू बी, आई विल लिसन। अभी आपने सजेशन दिया सिस्टर, इस पर बुक्स का थोड़ा वेट कर रहे हैं, इसी वजह से स्टैंडर्ड बहुत एकदम लो हो गया। जब मैं थी छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ते थे। हम लोग 5-6 सिस्टर लोग थी, टीचर भगवती मैम केवल देखी नहीं थी। इतना हमसे बोलिए, जितना भी हो सकता है मैं प्रयास करूँगी। यार इसका मतलब नहीं है कि सेंट जोसेफ 100% परफेक्ट है। हमारे सेंट जोसेफ में भी कुछ कमियाँ, कौन सा स्कूल में कमियाँ नहीं है आप बताइए? सभी स्कूल में, क्योंकि बच्चे का इंटेलिजेंस IQ तो इक्वल नहीं है। तो उस पे आप अगर जैसे आप बुक्स के आप कह रहे हैं कि कई पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि पैसे ज़्यादा खर्च होते, सस्ती बुक्स चाहिए, तो उसके हम फेवर में नहीं है। अगर आप उसके साथ कुछ और एडिशनल बुक्स जिससे हमारे बच्चों को तो उसको अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो डोंट वरी मैम, आप कीजिए। हमें कोई नहीं, हम अपने शॉप में अपने खाने